जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन, समाज, धर्म और हो सका तो राज्यों को भी देखेंगे। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भूभाग। ये दो नदियां थी टिग्रिस और यूफ्रेटिस, यानी कि दजला और फरात। इस सभ्यता की नींव तो 10,000 ईस्वी पूर्व में ही पड़ गई थी, लेकिन लगभग 3,000 ईस्वी पूर्व तक ये सभ्य समाज में परिवर्तित हो चुके थे। टिग्रिस नदी का बहाव बहुत तेज होता था, जो कि सभ्यता को उजाड़ देती थी, जो इसके आस पड़ोस में बसी होती थी। लेकिन यूफ्रेटिस नदी उतना ही पानी साथ में लाती थी जितना कि उपजाऊ भूमि के लिए पर्याप्त होता था। इसलिए मेसोपोटामिया के लोग इसे देवी मानते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक, ईरान, सीरिया और टर्की में फैली हुई। ये सभ्यता 4 छोटे छोटे सभ्यताओं से बनी हुई थी। इसमें सबसे पहली सभ्यता थी सुमेरियन। सुमेर की सभ्यता ये पहली सभ्यता थी जो 3500 ईस्वी पूर्व में बसी थी। और इरिडू, किश और लगेश इसके कुछ प्रमुख स्थल थे, जो शहर थे। इसी सिविलाइजेशन के साथ साथ एक और सिविलाइजेशन भी बसी जिसका नाम था अकेडियन। इन्होंने सुमेरियंस को हराकर उनकी सिविलाइजेशन पर कब्जा कर लिया। 2371 ईस्वी पूर्व में सारगोन यहाँ का शासक बना और सारगोन ने पहला एम्पायर स्टैब्लिश किया वर्ल्ड का। इनके बगल में ही बेबीलोन की सभ्यता भी पनप रही थी और उसके राजा जिसका नाम था हम्मुराबी, उसने 1792 ईस्वी पूर्व में इस पर कब्जा करके इसे अपने साम्राज्य बेबीलोन में मिला लिया। आज नक्शे पर हम जो इराक देखते हैं ये वही था। बेबीलोनिया में जब कमजोर शासक आए तो उस समय हिटाइट्स ने इन पर आक्रमण करके इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन ये साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिक सका और ये सारा साम्राज्य असीरिया का साम्राज्य बन गया। असीरिया 2000 ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन इसे सत्ता जो है ताकतवर ये 1000 ईस्वी पूर्व में बनता है। आगे चलकर असीरिया पर कैल्डियंस का शासन हो जाता है, लेकिन कैल्डियंस एक्चुअल में बेबीलोन के ही वंशज थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित किया। तो कौन कौन सी 4 सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में? पहली सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन और कैल्डियंस। कहाँ बसी थी ये? दजला और फरात नदियों के किनारे या फिर उसके मध्य में, जो आज के ईरान, इराक, सीरिया और टर्की के इलाकों को कवर करता है। इसके पूर्व में जाग्रोस पर्वत जिसे इलाम की पहाड़ियां भी कहा जाता है, उत्तर में अर्मेनियाई उच्चभूमि जिसे अरामी पर्वत कहा जाता है, उत्तर पश्चिम में टॉरस के पर्वतों से और पश्चिम में रेगिस्तान से जो अरब का है। इसके दक्षिण में ईरान की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी भी जिसे कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल भी मेसोपोटामिया को ही कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी। अब बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के बारे में। मेसोपोटामिया में नगरीय जीवन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ यहाँ पर चलती थी। यहाँ के नगर सुनियोजित तरीके से होते थे। धर्म, व्यापार, कला और प्रशासन बहुत ही अच्छी कोटि का होता था यहाँ पर। और यहाँ के जो नगर थे ये लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही बनने शुरू हो गए थे और लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक सुमेर में तो अनेक छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयों में बट चुके थे। आसान भाषा में कहें तो सुमेर में अनेक छोटे छोटे नगर राज्य थे। प्रत्येक राज्य में एक नगर होता था और 2-3 कस्बे होते थे या फिर गांव होते थे। और उरूक, मारी, निपुर जैसे कुछ प्रमुख नगर थे इनके, जहां पर सबसे केंद्र में मंदिर होता था और उसके आसपास इर्द गिर्द ही बाकी सारे आवास होते थे, सरकारी आवास होते थे या फिर कहीं की बाजार होते थे, तो सब इसके आसपास ही होते थे। यहाँ पे नगर 3 प्रकार के होते थे: व्यापारिक नगर, धार्मिक नगर जिसे मंदिर नगर भी कहा जाता था, और तीसरा शाही नगर जहाँ पर राजा होता था। एक फन फैक्ट बताता हूँ कि इनकी सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेर। सुमेर प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाया हुआ था इन्होंने, मतलब प्रजातांत्रिक प्रणाली का जो जनक है ना वो सुमेरियन सभ्यता को माना जाता है। बाद में तो चलो ये राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। आगे है नगर नियोजन। तो देखिए मुख्यतः इनके जो घर होते थे ये मिट्टी के ही होते थे। इसके अलावा कुछ गलियां होती थी जो पतली पतली गलियां होती थी और यहाँ से जाना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। पानी के निकाल की कोई अच्छी खासी सुव्यवस्था तो थी नहीं। और भवनों के निर्माण में ये लोग मंदिर बनाते हैं सबसे ज्यादा, और बहुत ही भव्य भव्य मंदिर होते थे। फिर है सामाजिक और धार्मिक जीवन। अब देखिए शहरों का सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था? तो सामाजिक जीवन में इनका व्यवसाय कृषि पशुपालन तो था ही, इसी के साथ शिल्प और व्यापार भी हो चुका था, यानी कि उद्योग धंधे भी स्थापित हो चुके। व्यापार करने के लिए इन्होंने सिक्कों का भी विकास कर लिया था और लेखन कला भी इनकी विकसित हो चुकी थी। इसके साथ ही इन्होंने नाप तोल का भी विभाजन कर दिया था अच्छी तरह। समाज में कई प्रकार के वर्ग उपस्थित थे, जिसमें शासक वर्ग होता था, पुरोहित वर्ग होते थे, फिर व्यापारी आते थे, कारीगर आते थे, किसान आते थे और सबसे अंत में दास वर्ग आता था। इस समाज की संरचना पितृसत्तात्मक होती थी, यानी कि पिता का पुत्र ही आगे उसका वारिस बनेगा। और पर्दा प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित थी। दहेज प्रथा भी विवाह में प्रचलित हो चुकी थी। नेक्स्ट है धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। इनके धार्मिक गतिविधियों का केंद्र मंदिर ही था, क्योंकि मंदिर इनके बहुत सारे देवताओं के बने हुए थे। क्योंकि ये लोग बहुदेववादी थे तो बहुत सारे देवताओं के मंदिर बने थे, तो इनका जो धार्मिक केंद्र था वो मंदिर ही होते थे। इसके अलावा कहीं और जा ही नहीं पाते थे ये लोग। इसके अलावा देवताओं से जुड़े हुए त्योहार या फिर अनुष्ठान जो होते थे उसका काफी ज्यादा महत्व होता था इस समय। चंद्र देवता, वायु देवता, वर्षा के देवता होते थे इनके। इसके अलावा एनान्ना, एनालिल जैसे भी अनेक देवी देवता होते थे जिनकी ये पूजा करते थे। इनके मंदिर केवल धार्मिक केंद्र ही नहीं होते थे, यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां भी होती थी, सामाजिक गतिविधियां भी होती थी और प्रशासन का ये मुख्य केंद्र होता था मंदिर। नेक्स्ट है शासन और कानून। मेसोपोटामिया का शासन जो है वो राजा, पुरोहित और शाही अधिकारियों द्वारा ही संचालित किया जाता था। इसके अलावा जो एक किंग का नाम लिया था मैंने पहले अभी, हम्मुराबी, तो हम्मुराबी के विधान यानी कि इसने एक किताब लिखी थी, कानून बनाए थे 200 से भी ज्यादा कानून उसमें, और दंड व्यवस्था जो है वो उसमें लिखित
की थी इन्होंने। तो वो जो एक कानून थे ना, एक तरह से कानूनी तो थे वो, तो कानून निर्धारित किए थे इन्होंने समाज के लिए। पॉसिबिलिटीज तो ये हैं कि बेबीलोनिया के शासक हामुराबी जो थे, इन्होंने दुंगी जो इनसे पहले शासक रह चुके थे, तो उन्हीं की विधि संहिता को इन्होंने परिवर्तित कर दिया था, यानी कि उसमें संशोधन कर दिया था और वही प्रस्तुत कर दी। नेक्स्ट है शिक्षा, कला और विज्ञान। मेसोपोटामिया के लोग लेखन कला का विकास कर चुके थे, जिससे साहित्य, इतिहास, गणित और विज्ञान जैसे विषयों का विकास हुआ। लिखने के लिए उस समय कागज वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, तो ये लोग नरम मिट्टी की पट्टियां बनाते थे, तख्तियां होती थी वो एक, तो उसके ऊपर ये लोग लिखते थे। इनकी लिपि को क्यूनिफॉर्म कहा जाता था, जिसे ये लोग दस्तावेजों पर लिखते थे, मतलब दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग करते थे। इसके अलावा धातु कला भी इनके पास आ चुकी थी, मूर्ति कला भी इनके पास थी और चित्रकला भी ये लोग जानते थे। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के सामाजिक जीवन में दैनिक जीवन और सामाजिक व्यवस्था। रोजाना पहने जाने वाले वस्त्रों में ये लोग भेड़ के ऊन के जो बने हुए वस्त्र होते थे वो पहनते थे, या फिर सूती वस्त्र पहनते थे। इसी के साथ जो भोजन होता था इनका सादा होता था, रोटी होता था, अनाज होता था, साथ में बियर पी ली जाती थी और प्याज खा लिया जाता था। इसी के साथ परिवार की बात कर ली जाए तो परिवार इनका पुरुष प्रधान ही होता था, जिसकी वजह से महिलाओं की भूमिका काफी ज्यादा सीमित थी। लेकिन फिर भी अगर कोई स्त्री फ्यूचर में विधवा हो जाती है तो उसके पास ये अधिकार था कि वो संपत्ति खरीद सके या फिर बेच सके। महिलाओं को प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा आगे नहीं आने दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया का समाज। तो मेसोपोटामिया के समाज की बात कर ली जाए तो सामाजिक संरचना इनकी वैसे तो 3 ही भागों में बांटी गई थी। उच्च वर्ग होता था, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। लेकिन हमें कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जहां पर इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया था। अगर आप 3 वर्गों में विभाजित करने की सोच रहे हो तो उसमें पहले वर्ग में राजपुरुष, पुरोहित और राज्य के जो उच्च कर्मचारी होते थे ये आ जाएंगे। अन्यथा राजघराना और जो अमीर वर्गीय लोग होते थे ये लोग प्रथम चरण में आते थे, प्रथम वर्ग में आते थे। दूसरे वर्ग में पुरोहित आते थे, पुजारी आते थे और अमीर परिवार आते थे। उसके अलावा जैसे कि जो व्यापारी होते थे वो। तीसरे चरण में आते थे आम नागरिक, जिसमें किसान, कारीगर, व्यापारी वगैरह शामिल होते थे, आम व्यापारी। और चौथे चरण में आते थे दास वर्ग, जो कि दास होते थे, श्रमिक होते थे, किसान होते थे। एक तरह से ये लोग काफी कमजोर किसान होते थे। उच्च वर्ग के लोग काफी ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे और दंड देते समय भी अपराधी को ये देखी जाती थी कि उसकी प्रतिष्ठा क्या है समाज में। सुमेर की सामाजिक व्यवस्था में कोई भी गुलाम कभी भी मध्यम श्रेणी में आ सकता था। गुलामों के साथ या फिर कहें कि दासों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अभद्र व्यवहार करने का किसी को भी अधिकार नहीं था। और किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति द्वारा कोई अनैतिक कार्य किया जाता था तो उसके अनैतिक कार्य किए जाने पर उसे निम्न वर्ग के व्यक्ति की अपेक्षा अधिक दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है शहरी जीवन। तो शहरी जीवन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि शहरीकरण की शुरुआत जब हुई तो उस समय गलियां बहुत ही पतली पतली होती थी, पानी निकलने के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। नगरों में मंदिर होते थे जो धार्मिक स्थल के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी होती थी, वहां पर प्रशासनिक गतिविधियां भी होती थी, राजनीतिक गतिविधियां भी होती थी। हर प्रकार से मंदिर फोकस में रहता था और उसके आसपास ही बाकी के नगरवासी बसे होते थे। मतलब मंदिर जो है वो सेंटर में होता था किसी भी शहर के। जो व्यापारिक नगर होते थे वहां पर काफी ज्यादा समृद्धि होती थी, सभी लोग काफी ज्यादा खुशहाल होते थे, जिसमें कि कौन कौन से नाम आते हैं हमें, उरूक आता है, मारी आता है, बेबीलोनिया। और ये लोग व्यापार किसके द्वारा करते थे? ऊंट के काफिले होते थे, इनके गधे होते थे, इनके पास नाव का भी आविष्कार हो चुका था इस समय तक, तो नाव द्वारा भी ये लोग व्यापार करते थे। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में ये लोग 3 तरह से विभाजित हुए पड़े थे। कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, उद्योग धंधे भी थे, व्यापार भी करते थे उद्योग धंधों के साथ। तो मेसोपोटामिया के लोग आर्थिक रूप से तो काफी ज्यादा संपन्न और सुखी थे। भूमि उपजाऊ होने के कारण कृषि काफी ज्यादा अच्छी होती थी। गेहूं, जौ और मक्का जैसी खेती ये लोग करते थे। नहरों और नदियों के द्वारा ये लोग फलों और सब्जियों की सिंचाई भी करते थे। पशुपालन की बात कर ली जाए तो मुख्य व्यवसायों में से जो दूसरा व्यवसाय था इनका वो पशुपालन ही था। अलग अलग प्रकार के पशु पालते थे ये लोग। बैल के प्रयोग से ये लोग रथ खींचते थे और भेड़ों से ऊन प्राप्त करते थे। इसके बाद उद्योग धंधे और व्यापार की बात कर ली जाए तो मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, धातु, हाथी दांत और मिट्टी की अनेक वस्तुएं बनाते थे। इनका व्यापार न केवल मेसोपोटामिया और उसके पड़ोसी इजिप्ट से होता था बल्कि भारत और चीन के साथ भी इनका व्यापार होता था। हालांकि चीन से तो काफी समय बाद हुआ, लेकिन भारत के साथ इनका काफी ज्यादा व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के लोग देश विदेश के साथ व्यापार तो करते थे, लेकिन उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था। चांदी या फिर सोने के टुकड़े जो होते थे उन्हीं को सिक्कों की तरह प्रयोग में लाया जाता था। जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार किया जाता था और बेबीलोन तो पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने वाला एक प्रमुख प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। इन लोगों को व्यापार करने में सबसे ज्यादा सुगमता कब हुई? जब इन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया था, क्योंकि उसके आविष्कार के कारण ही ये लोग गाड़ियां निर्माण कर पाए थे। नेक्स्ट है धर्म और संस्कृति। मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे, एक ईश्वरवाद में
विश्वास रखते थे लोग प्रारंभ में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अनेकों देवी देवताओं में इन्होंने विश्वास रखना आरंभ कर दिया। इनके जो देवी देवते होते थे बिल्कुल सनातन धर्म की तरह होते थे। अनेक देवी देवताओं को मानते थे ये लोग, जिसमें अग्नि होती थी, जल, वायु, पृथ्वी, हवा, सूर्य, चांद, इन सभी को ये लोग देवी देवताओं की तरफ पूजते थे। इसके साथ ही हर नगर का अपना एक इष्ट देवता होता था, यानी कि हर प्रत्येक नगर का अपना खुद का एक देवता है जो जिसे वो लोग मानते थे सबसे ज्यादा। इसी के साथ ये लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करते थे, मूर्तियों की स्थापना करते थे, धार्मिक उत्सव करते थे, बलि भी देते थे, बलि प्रथा भी थी इनके यहाँ पर, और अनेक देवी देवताओं में विश्वास तो रखते थे। इसी के साथ दानवों की भी कल्पना करते थे ये लोग। इनके धर्म और संस्कृति के कारण ही अनेक प्रकार के साहित्य तो चलो एक ही था इनका, अनेक प्रकार के संगीत, गणित, खगोल शास्त्र, लेखन कला जो इनकी थी, यूनिफॉर्म कहते थे जिसे, तो इसका विकास हुआ। नेक्स्ट है विद्या और विज्ञान, यानी कि शिक्षा की बात हो रही है, तो इन्होंने यूनिफॉर्म नाम की एक लेखन कला तो विकसित कर ही चुके थे ये लोग। इसी के साथ इन्होंने गणित, समय का ज्ञान कैसे होता है, उसकी गणना कैसे करते हैं, इसके बारे में भी काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर ली थी। पंचांग बना लिए थे, मतलब कैलेंडर्स बना लिए थे खुद के। ग्रह नक्षत्रों में लोग विश्वास भी रखते थे और उनका भी अध्ययन करना शुरू कर दिया था इन्होंने। धूप की घड़ी का आविष्कार भी इसी समय में हुआ था। नेक्स्ट है खान पान एवं रहन सहन। कृषि से इन्हें गेहूं और जौ प्राप्त होते थे। इसके अलावा पशुपालन जो करते थे उसके द्वारा इन्हें दही, दूध, घी, मक्खन वगैरह प्राप्त होता था। पेड़ों से फल फूल वगैरह, खजूर जो होते हैं ये प्राप्त होते थे, और पीने के लिए शराब इनके पास होती थी। मछलियों की मदिरा एक होती थी, वो भी मिल जाती थी इन्हें। इसी के साथ जो लोग नॉनवेज खाते थे वो लोग मछलियां खा लेते थे। वस्त्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भेड़ की ऊन जो होती थी उससे बने होते थे, या फिर सूती वस्त्र होते थे, जूट के वस्त्र जो है इनके। बाकी रहन सहन तो ये लोग मिट्टी के घरों में ही रहते थे। लास्ट पॉइंट है नारी की स्थिति, या फिर हम कहें कि स्त्री की दशा कैसी थी। तो स्त्रियों को समाज में काफी ज्यादा उच्च स्थान प्राप्त, कानून द्वारा ये अधिकार भी पति को मिला हुआ था कि वो चाहे तो अपनी पत्नी और बच्चों को बेच सकता है, लेकिन काफी कम घटनाएं ऐसी होती थी। सुमेर की स्त्रियों को तो कुछ महत्वपूर्ण अधिकार तक भी दिए गए थे, जिसकी वजह से वो पुरुषों के समान ही समझी जाती थी। स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार था, दासियां रखने का अधिकार, विवाह बड़े बूढ़े द्वारा ही तय किया जाता था, और विवाह में दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। पिता से जो दहेज प्राप्त किया जाता था विवाह के समय, उस पर लड़की का ही अधिकार होता था। और इसके बाद अगर स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे ये अधिकार भी था कि वो चाहे तो अपने पति की संपत्ति बेच सकती है। इसके अलावा समाज में वैश्यवृत्ति भी थी और बहु विवाह भी प्रचलन में था। इसी के साथ विधवा स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह भी प्रचलन में था, और अगर पत्नी को पुत्र प्राप्ति करनी है और प्रथम विवाह से नहीं हो पा रही है तो संतान उत्पत्ति के लिए वो दूसरा विवाह भी कर सकती है। इसके अलावा समाज में ख्याल रखने की प्रथा भी प्रचलन में थी, संतान को गोद लेने की प्रथा भी प्रचलन में थी, और मंदिरों में तो देवदासियां भी होती थी, स्त्रियां जिन्हें हीन दृष्टि से देखना अपराध समझा जाता था। तो ये था मेसोपोटामिया का समाज। अब बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया के धर्म के बारे में। तो मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे, यानी कि एक से ज्यादा देवताओं में विश्वास रखते थे। पहले ये लोग एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे, एक ईश्वरवादी थे, लेकिन बाद में ये लोग बहुदेववादी बन गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं, जो प्राकृतिक देवी देवता होते हैं, उन्हें पूजना आरंभ कर दिया था इन्होंने। ये लोग हजारों देवी देवताओं की पूजा करते थे, और नगर जो होते थे ये इनका मुख्य केंद्र मंदिर ही होता था, और मंदिर के आसपास में ही ये लोग बसे होते थे। इनकी मान्यताएं भी बिल्कुल सनातन धर्म की तरह ही होती थी। ये लोग क्या मानते थे कि प्रकृति में जितनी भी शक्तियां हैं, इन सभी के लिए अलग अलग देवताएं निर्धारित किए गए हैं भगवान द्वारा। जैसे कि हमें जो रोशनी मिल रही है सूर्य द्वारा, तो वो सूर्य देव द्वारा मिल रही है। चंद्रमा है, जल है, वायु है, तो जैसे वर्षा हो रही है तो उसके लिए इंद्र भगवान है। तो इस प्रकार से अलग अलग देवताओं को ये लोग मानते थे, और इनका जो मंदिर होता था उसे ये लोग जिगुरात कहते थे। इन मंदिरों में जो पुजारी होता था वही अनुष्ठान करता था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हर नगर का अपना एक प्रमुख देवता होता था। मरने के बाद, मतलब पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास रखते थे, कहते थे कि मरने के बाद भी हम नया जन्म लेंगे। तो उसके लिए ये लोग क्या करते थे, जो ताबूत में, जैसे कि इजिप्ट में ममीज बनाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ममीज बनाई जाती थी, और मरे हुए लोगों के लिए फिर अलग अलग तरह की वस्तुएं उसके पास रख दी जाती थी, जो उसके मरने के बाद नेक्स्ट लाइफ में उसको काम आएंगी। इसके अलावा ये लोग जादू टूने में विश्वास रखते थे, बलि देने में विश्वास रखते थे, पूर्वजों की पूजा करने में ये लोग काफी ज्यादा विश्वास रखते थे। एक परंपरा बन चुकी थी। इनके कुछ प्रमुख देवी देवता थे, आप उनका नाम स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा इनकी धार्मिक परंपराएं क्या थी, तो उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ये लोग समाज में जितने भी कानून होते थे या सामाजिक गतिविधियां होती थी, कार्य होते थे ना, उन सभी को धर्म से जोड़ देते थे। जैसे कि हम कहते हैं कि शाम के समय नाखून नहीं काटने चाहिए, रात के समय नाखून नहीं काटने चाहिए। तो क्यों नहीं काटने चाहिए? पहले बिजली तो होती नहीं थी भैया, काटते काटते कहीं ज्यादा कट गया तो फिर 10-12 दिन तक चिल्लाते फिरोगे। तो यही वाली बातें, इसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया कि काटोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। जैसे कि हमारे इंडिया में भी ऐसी मान्यताएं हैं कुछ जो धर्म के साथ जोड़ दी गई हैं, तो वैसे ही ये लोग भी धर्म के साथ चीजों को जोड़ देते थे। इसके अलावा कोई भी शुभ काम होता था या फिर युद्ध ही क्यों ना होता हो, तो उसका काम
करने से पहले यहाँ पर अनुष्ठान करवाए जाते थे और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी, प्रार्थना की जाती थी, व्रत भी रखे जाते थे। बेसिक सी चीज़ें जो आज इंडिया में हम लोग नॉर्मली करते हैं, तावीज़ें बनाते थे, जादू टोने, मंदिर में जाते थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी कॉमन थी उस समय में। थोड़ा ईजिली समझना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे कि बहुदेववादी थे, मैंने आपको पहले ही बताया है ना, एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, उसके बाद बहुदेववादी होते थे, काल के आगे आगे चलते चलते। बाकी कौन कौन से देवता थे इनके? वायु के देवता थे, वर्षा के देवता थे, चंद्रमा थे, सूर्य थे, पृथ्वी थी, अग्नि, तो अब अनेक प्रकार के देवताओं को ये लोग पूजते थे। इसके अलावा कुछ यूनिक से नाम भी मैंने स्टार्टिंग में लिए थे, अब मैं दोबारा ले नहीं पाऊंगा। अनु, एनेलिल, ईया, ये सारे इनके प्रमुख समुद्री देवता थे। मतलब ईया समुद्री देवता थे, अनु जो थे वो स्वर्ग के देवता थे, और एनेलिल जो है ये मृत्यु के देवता थे, यमराज थे। इसके अलावा ये लोग ग्रहों में काफी ज्यादा विश्वास रखते थे। 5 ग्रहों में विश्वास रखते थे। शनि होता था, बुध होता था, मंगल होता था, बृहस्पति होता था और शुक्र होता था। वार यानी कि शनि जो है वो योद्धाओं का देवता होता था। इसके अलावा बेल जो है, जिसको बुध कहते हैं हम लोग, तो ये न्याय का देवता होता था। नरगल जिसे हम मंगल कहते हैं, तो ये आखेट जो हम शिकार करते हैं। इसके अलावा आंधी और युद्ध का देवता होता था। शुक्र ग्रह को ये काफी ज्यादा सम्मान देते थे, उसे ये लोग नाना कहते थे, नाना यानी कि ईश्वर। इसके अलावा नेबो ये लोग बृहस्पति को कहते थे और उसे ये लोग ज्ञान और विज्ञान का देवता मानते थे। सेम इंडिया में भी ऐसा ही था। नेक्स्ट है देवियों में विश्वास। तो सुमेरवासी कई प्रकार की देवियों में भी विश्वास रखते थे, जैसे कि अनु की पत्नी का नाम अनुता था, जिसके 2 पुत्र थे आगे, बुल और मूर्त। तो एनेलिल की पत्नी जो थी उसका नाम नाता था, जो अनाज की देवी मानी जाती थी। ईया की पत्नी का नाम देवकीना था, जिसका एक पुत्र था और उसका नाम था मारदुक। एनेलिल का सबसे बड़ा बेटा जो था, सबसे बड़ा पुत्र, उसका नाम सेन था। मारदुक की पत्नी का नाम सीनुबनीत था और नरगल की पत्नी का नाम लाज था। वहीं दूसरी तरफ नेवो की पत्नी का नाम वर्मित था। और पृथ्वी देवी को भी ये लोग काफी ज्यादा प्रेम से पुकारते थे, जिसका नाम था निन्मा। नेक्स्ट है देवताओं का मानवीकरण। तो सुमेरवासियों ने क्या किया, देवताओं को मानव की तरह दिखाया। बाकी ये बात तो है कि देवता अमर होते हैं, बस इतना सा फर्क था, बाकी बिल्कुल मानव की तरह होते हैं, मानवीय गुण होते हैं उनमें, इस तरह से दिखाया था। नेक्स्ट है दानवों की कल्पना। इन्होंने क्या किया, देवताओं में विश्वास रखते थे, तो देवताओं का युद्ध किससे होता है, दानवों से। तो इन्होंने दानव शक्ति को भी सामने रख दिया और एक तरफ देवताओं की शक्ति को रख दिया, और ये बताया कि दानवों को देवताओं ने हरा दिया था, और उसके बाद जो दानव है वो धरती पर आ गए, और आज दानव जो है वो मनुष्य को बुरे रास्तों पर ले जा रहे हैं। नेक्स्ट है निराशावादी। तो सुमेर निवासी क्या थे, काफी ज्यादा निराशावादी थे ये लोग। आशावादी धर्म नहीं था इनका, क्योंकि ये लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा है ना, वो शियोल नामक एक स्थान में चले जाएगी, जहां पे पूरी तरह से अंधकार है, कुछ भी नहीं दिखेगा तुम्हें। तो मृत्यु के बाद ये लोग इसीलिए किसी भी मरे हुए व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन फिर भी उसके आसपास कुछ खाने की वस्तुएं, कुछ जीवन निर्वाह की वस्तुएं रख देते थे, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली, ताकि उसका जीवन जो है वो थोड़ा बहुत ठीक तरीके से चलता रहे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो मरने के बाद क्या करेगा, उसकी आत्मा भूत बन जाएगी और फिर हमें परेशान करेगी। तो ये चीज इनमें विश्वास रखते थे ये लोग, मतलब निराशावादी थे पूरी तरह से। इसके अलावा स्वर्ग में भी ये लोग विश्वास रखते थे, लेकिन मानना इनका ये था कि स्वर्ग जो है वो केवल देवताओं के लिए है, वहां पर सिर्फ गिनती के मनुष्य ही जा सकते हैं। नेक्स्ट है बलि की प्रथा। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनको चढ़ावा चढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते थे, बलि देते थे। अगर बारिश नहीं हो रही है तो वर्षा के देवता को ये लोग ऐसा मानते थे कि वर्षा के देवता को बलि बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसको आप बलि चढ़ाओगे तो बारिश हो जाएगी। नेक्स्ट है कर्मवादी। तो ये लोग कर्मवादी कैसे थे, ये लोग मानते थे कि मनुष्य अपने कर्मों को भोग कर ही जीवन मतलब मरेगा, उसके बाद ही मरेगा, पहले नहीं मरने वाला। तो देवी देवताओं से ये लोग पूजा करते थे कि हमसे कोई अगर गलती से कोई पाप हो गया तो हमारा कल्याण करो, इस तरह से। नेक्स्ट है पाप पुण्य में विश्वास रखते थे। अब पाप पुण्य में विश्वास रख रहे हैं तभी तो कर्मवाद में विश्वास आया इनका, तो ये चीज तो आपको सामने पता चल रही है। इन लोगों की दृष्टि में पाप क्या होते थे, तो 8 प्रकार के पाप ये लोग बताते थे कि ईश्वर और देवताओं में अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो वो पाप है, झूठ बोलोगे तो वो पाप है, आसानी से अगर किसी भी लोगों के बीच में फूट फैलाओगे आपसी लोगों में तो वो भी पाप है, पड़ोसियों के साथ दुर्व्यवहार करना भी पाप है, व्यापार में ईमानदारी ना बरतना भी पाप है। मतलब नॉर्मल सी चीज़ें आप देख रहे हो, नॉर्मल सी चीज़ों को ये लोग पाप कह रहे हैं। और पड़ोसियों को धोखा देना ये भी पाप है, व्यभिचार करना, ये तो चलो अब शब्द में ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा, तो व्यभिचार करना ये भी पाप है। और इसी के अलावा लड़ाई करना, मतलब युद्ध भी नहीं करना भैया, किसी के साथ लड़ाई भी नहीं करनी, युद्ध भी नहीं करना, ये सब कुछ पाप है। और इन सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना, देवताओं की आराधना करनी है, देवताओं की प्रार्थना करनी है, ताकि हमसे हमारे जो पाप हैं वो टल जाएं। नेक्स्ट है कर्मकांड। तो कर्मकांड में विश्वास रखते थे, इसलिए ये लोग पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान देते थे। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में मक्खन, रोटी, घी, दूध या फिर मदिरा वगैरह कुछ भी लेकर जाता था तो उसे पुजारी के माध्यम से पूजा करवानी पड़ती थी। नेक्स्ट है धर्म का उद्देश्य। इनके धर्म का एकमात्र उद्देश्य था भौतिक उन्नति, बस। इसके अलावा ये लोग मानते थे कि धर्म जो है वो कर्मकांड के आधार पर होता है, और धर्म जो है वो मनुष्य को सांत्वना प्रदान करने के सिवाय क्या करता है, वाणिज्य, व्यापार, कृषि में उन्नति करने के लिए समझा जाता था।
तो यही था हमारा आज का टॉपिक। इसके अलावा स्टेट्स आपके सिलेबस में नहीं बताए गए हैं, अदरवाइज स्टेट्स जो हैं उनका मैं पीडीएफ ग्रुप के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लगा दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। और सेम आपको इसी तरह से इजिप्ट की सिविलाइजेशन है और ग्रीस की सिविलाइजेशन है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।